गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? मस्त है। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम कैसा रहा भाई? हाउ वाज योर एग्जाम यस्टरडे? चलो सभी लोग अपने फिजिक्स के मार्क्स बताओ। फिजिक्स के दोनों चीजें बताओ। फिजिक्स पे टोटल एक साथ। फिजिक्स टोटल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है भाई? चलो एक पोल कराता हूं। आपको बताना है जिसने टेस्ट दिया यस सर, जिसने टेस्ट नहीं दिया नो सर। ठीक है? देने वाले यस, नहीं देने वाले नो। टेस्ट दिया यस, नहीं दिया नो। टेस्ट देने वाले यस, नहीं देने वाले नो। सभी लोग भरो। लग चलो बेटा, जिसने टेस्ट नहीं दिया सही नहीं है बेटा। ये चीज टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि जिसने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा ही नहीं वो टेस्ट कैसे देगा, वो मैं मानता हूं। लेकिन बेटा, जिसने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है और टेस्ट नहीं दिया है वो गलत किया है उसने। गलती है उसकी। ठीक है? नंबर इंक्रीज कैसे करें? सबसे पहले बताओ। चेकलिस्ट होती है, देखो एक चेकलिस्ट। सबसे पहला बताओ, टाइम कितना दिया फिजिक्स में? टाइम कितना दिया? सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही होती है, बच्चे टाइम देते नहीं है फिजिक्स के लिए, तो उसके मार्क्स आते नहीं है। अब वो बताओ कैसे आएंगे बिना टाइम दिए? 50 मिनट से काम नहीं होगा। 1 आवर 10 मिनट्स निकालो फिजिक्स के लिए। इतना निकालो। क्या आपने ये दिया? 1 आवर 10 मिनट्स निकालो। 1 आवर में काम नहीं होता है। ठीक है? विद OMR मिनिमम इतना निकालो। ओके? 30 मिनट में फिजिक्स में 90 आया बेटा। बात ये नहीं है। यदि आप टाइम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये श्योर है। मतलब यदि आपने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं किया, सबसे पहला काम होता है टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सही करना, तो आप सिलेक्शन वाले मार्क्स ला ही नहीं पाओगे। नॉन यूनिफॉर्म टाइम नहीं बांटना है। हर जैसे बायो है, फिक्स है 45 से 50 मिनट में करो। नहीं हो रही है तो करो, कैसे भी करो उसको 45 से 50 मिनट में करो, स्पीड बढ़ाओ।
आप यदि 1.5 घंटे बायो करके बायो में 340 ले आए, 350 ले आए, इवन 360 ले आए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बायो जिसमें आपको यही मार्क्स आपको 45 से 50 मिनट के अंदर लाने हैं, जब 45-50 मिनट्स के अंदर आप लाओगे, चलो आप 1.5 घंटा देके 360 ले आए, अब 350 ही ले आओ, 340 ले आओ, लेकिन 45 से 50 मिनट के अंदर, वो सही है, वो सही है। ठीक है, और बायो में किसी भी हालत में 330 से नीचे स्कोर नहीं जाना चाहिए। इस बार 330 स्कोर 360 में से नीट के एग्जाम में लाने वाले 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, 1,40,000 के लगभग, जिसके 330 नंबर आए, मात्र 30 नंबर कटे हैं बायो में, 1.25 लाख बच्चे हैं। समझ रहे हो? और फिजिक्स में 100 क्रॉस करने वाले, 100 क्रॉस करने वाले मुश्किल से 25,000 बच्चे जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। तो बायो में अच्छा स्कोर लाना है, फिजिक्स में 120 प्लस लाना है, आपको काम बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो ये टाइम देना है पूरा अपने को। क्या सारे क्वेश्चन देखे? आदत डालो पेपर में टफ क्वेश्चन देख करके उसको स्किप करने की, जो तुम्हें लगता है कि यार ये मेरी औकात से बाहर है, जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो टाइम कंज्यूम करेगा, जो तुम्हें लगता है कि यार थोड़े कंफ्यूजिंग है, उनको स्किप करना शुरुआत करो, स्किप करना सीखो। यदि स्किप नहीं करोगे तो फिर फंसे रह जाओगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पहले स्किप मतलब आप रीचेक दोबारा चले जाओ चाहिए आप पेपर पे, लेकिन एक बार सारे क्वेश्चंस देखो। सारे क्वेश्चंस देख लेते हो तो उसके बाद ये हो जाता है कि हाँ अब चलो मैं जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको करता हूं। मार्क फॉर रिव्यू इसीलिए ऑप्शन दिया जाता है। एक होता है कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा, उसको तो छोड़ो, वो तो अपने आप ही रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मार्क फॉर रिव्यू दो कि भाई ये क्वेश्चन को मेरे को दोबारा चेक करना है। आप अपना आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मार्क मतलब कोई बात नहीं, बट आप दोबारा से करना है, टाइम बाद में देना है, ये बड़ा लग रहा है, ये नहीं होने वाला लग रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन एक बार पूरा पेपर करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आंसर आया। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, चलो बताओ क्या आंसर है, बताओ क्या आंसर है। सोल्व किया सभी ने? अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में था, मेरे ख्याल से टाइम देने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर भरो। देखो बेटा, आधे बच्चों का सही है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको वहां करवाए थे वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में करवाए थे। ए स्टूडेंट मूव एज गिवन 30 मीटर ईस्ट, पहला 30 मीटर ईस्ट 30 आई कैप, S1 है 30 आई कैप, दूसरा S2 है
कितना मूव करता है, 10 मीटर टुवर्ड साउथ -10 जे कैप, नॉर्थ जे कैप माइनस साउथ माइनस जे कैप। फिर 20√2 नॉर्थ वेस्ट, 20√2 मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 20√2 नॉर्थ वेस्ट बताया था बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट होता है, बीचों बीच, कोई एंगल नहीं दिया मतलब बीचों बीच है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इधर की तरफ माइनस आई कैप, देखो ये आई कैप है तो वो माइनस आई कैप, ये जे कैप है नीचे माइनस जे कैप, तो इधर की तरफ जे तो प्लस का आई माइनस का, हाँ या ना। तो यहां देखो यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा वेक्टर बन जाएगा। तो देखो यहां पे आई तो हो गया माइनस का और जे हो गया प्लस का, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है ना भाई, ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो कि है √2, रूट ओवर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर √2, इससे डिवाइड कर दो। तो √2 कट गया, तो ये कितना आ गया, -20i प्लस 20j, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, -20i प्लस 20j हमारा ये थर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर फोर्थ बेटा देखना, 10 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड क्या जे कैप है, नहीं, ध्यान से सुनना बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। जब आप खड़े हो तो बताते हो ना, जिधर से सूरज निकला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे बता देते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसको हम के कैप से लिखेंगे, अपवर्ड को हम के कैप से लिखेंगे, के कैप। तो यहां 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 के कैप। फिर जा रहा है 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बनाओ इसको, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देखो ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, हमें जाना है 37 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री जाओ, और कितना है ये डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर, 50 मीटर जाओ, 50 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री। इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, इसके दो कंपोनेंट करोगे बेटा, 50 है तो इधर की तरफ जिधर थीटा होता है उधर की तरफ कंपोनेंट आता है कोस थीटा, तो 50 का कोस 37, और इधर की तरफ आएगा साइन थीटा, 50 का साइन 37। ठीक है, ये आ गया, बताओ कितना आ गया, S5, 50 का कोस 37, ये तो है आई कैप में, और 50 का साइन 37 ये है जे कैप में। तो कोस 37 कितना हो गया, 4/5, कोस 37 4/5, तो ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 30, ये हमारा S5 हो गया।
पहले सारे के सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, आई कैप जे कैप, उससे आसान हो जाता है। अब आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 30 का आई -10J -20I +20J +10K और +40I +30J। बताओ कितना आ गया नेट? नेट कितना आ गया? आई में देखोगे तो देखो, आई में आई जुड़ेगा, आई में आई माइनस होगा। 30 -20 10 बचा, 10 और 40 50 बचा, 50 आई कैप। जे में -10 20 +10 बचा, +10 और 30 40 बचा। के में 10 है। दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमसे किस में पूछा है? मैग्नीट्यूड वाइज। तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √50 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। देखो तीनों में से 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10, और अंदर बचेगा √25 और 4। देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 25 और 16 25 30 40 41 और 10 1 42 42। 10√42 10√42 10√42। थर्ड समझा दो बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। हमें बोला है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट बोला है मतलब बीचों बीच। बेटा इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है -i कैप प्लस जे कैप बाई √2। देखो एक्चुअल में आई में माइनस, जे में प्लस, तो माइनस का आई कैप प्लस का जे, लेकिन ये ऊपर वाला यूनिट वेक्टर नहीं है। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। अब यूनिट वेक्टर क्यों बनाया? जब भी मुझे इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर लिखना होगा तो बस उसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट था 20√2 और इधर की तरफ जो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वो ये है, जैसे मल्टीप्लाई किया सीधा वेक्टर आ गया। यदि सिर्फ -i प्लस जे से मल्टीप्लाई करते तो फिर ये मैग्नीट्यूड बदल जाता, इसका ये 20√2 डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता। बोलो 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 भाई, क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? बोलो 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 बोलो। तो देखो वेक्टर फॉर्म इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट है। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को सीधा आईजे में बदल देना है, ऊपर और नीचे को के में बदल देना है। क्लियर? क्लियर? यदि आप वैसे प्लॉट करोगे इधर गए इधर गए इधर गए तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे नहीं कर पाओगे। बेटा पांचवें में कुछ नहीं है, हमें बोला 50 मीटर जाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री। अब देखो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पहले ईस्ट से शुरू करो, 37 जाओ नॉर्थ की तरफ, ये लो, मतलब ये 50 मीटर है। अब इसको वेक्टर में कैसे लिखें? इधर आई कैप है इधर जे कैप है, तो कंपोनेंट ले लो, ये कंपोनेंट आई कैप ये कंपोनेंट जे कैप। चल इसके बाद ये क्वेश्चन दिया था, एक बटरफ्लाई जो है एक क्यूबिकल रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंचती है, अपोजिट कॉर्नर पे, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई मुन्ना, हाँ भाई, यहां से यहां पहुंचती है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर, डिस्प्लेसमेंट बॉडी डायगोनल के लेंथ के बराबर आएगा। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल
एक क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है मेरे भाई? याद आया? √3 है, लिखवाया है मैंने ये, √3 √3। नहीं पता है तो याद रखना बेटा, जैसे एक रूम है क्यूबिकल रूम, इसके एक कॉर्नर से जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जाए, क्यूब का बॉडी डायगोनल √3a होता है, √3 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ। ए यहां साइड लेंथ है, ए यहां क्या है? साइड लेंथ है, ए यहां साइड लेंथ है। ओके, फिर ये क्वेश्चन था, ये अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एन एंट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल रूम। एक चींटी जो है एक क्यूबिकल रूम के कॉर्नर से स्टार्ट होती है, want to reach to the opposite corner in minimum possible length traveled। वो आलसी लेजी एंट है, आलसी चींटी है, वो चाहती है कि कम से कम चल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुंचे। तो यदि हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तब तो √3 है, लेकिन इसने डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है कि मिनिमम कितना पॉसिबल लेंथ उसको चलना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा। अब देखो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के जाने के हजारों लाखों करोड़ों तरीके हो सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई तो एक रास्ता होगा ना जो ये दावा कर रहा हो कि ये लेंथ मिनिमम है। बस हमें वो ही क्वेश्चन सोल्व करना है, वो ही निकालना है, ठीक है? मिनिमम पॉसिबल लेंथ हमें निकालनी है। तो देखो एक क्यूब बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है? ये क्यूब बना लिया, ये क्यूब है, ठीक है? एक चींटी यहां से चलना शुरू कर रही है, यहां से, और यहां पहुंचना चाह रही है अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाह रही है यहां पे, और कम से कम लेंथ चलना चाह रही है। देखो अब यहां से यहां जाने के, आप सोचना अपने रूम में देखना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है आपको, आपके रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है। जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे भेजना है, ठीक है ना? अपोजिट, यहां से यहां, इस पे नहीं भेजना है, ये तो इसी फेस में हो गया, हमें इस फेस में यहां से यहां भेजना है। अब आपके पास एक रास्ता तो है, आप क्या करो, यहां से यहां भेजो, यहां से यहां भेजो, फिर यहां से यहां भेजो, तो एक साइड लेंथ, दूसरी साइड लेंथ, तीसरी साइड लेंथ, ये तो 3a हो गया। लेकिन ये मिनिमम हो जरूरी नहीं है। कैसे कहोगे कि ये मिनिमम है? ऑब्वियस सी बात है, इससे छोटा रास्ता है। फिर दूसरा हमें लगता है कि काम करते हैं, मुझे यहां से यहां भेजना है, तो आप क्या करोगे, यहां से ऐसे भेजो इधर, ये, तो ये होता है फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल होता है, ये होता है √2a, ए और ए, तो ये √2a, ये √2a हो गया, तो √2a ये हो गया, और उसके बाद a ये हो गया, √2a प्लस a, √2 होता है 1.414, और a जोड़ोगे तो आ जाएगा 2.414a, मतलब 2.414 गुना साइड लेंथ, ये लेंथ है। लेकिन हम ये कैसे बोलेंगे कि ये मिनिमम है? अभी भी पता नहीं है मिनिमम है, क्या पता इससे भी कोई आसान तरीका हो, क्या पता इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है ना भाई, इससे भी कोई आसान तरीका हो, मतलब आसान क्या, छोटा तरीका हो। तो अब देखो वो कैसे पॉसिबिलिटी, एक ऐसा भी है, आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो अब देखो आप कई तरीकों से जा सकते हो, आप इस फेस और इस फेस का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसका और इसका यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फ्लोर का और इसका यूज कर सकते हो, मतलब आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंचना पड़ेगा, तो दो फेस तो यूज करने ही पड़ेंगे, दो, ये यहां से नीचे से, यहां से ऐसे आओ,
या कहीं भी आओ और फिर इस वाले फेस का यूज करके यहां से ऐसे कहीं आ जाओ, तो यहां दो फेस यूज करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये और ये फेस यूज कर रहे हैं, यहां से यहां पहुंचना है, ये दोनों फेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक पॉसिबल वे ये भी है ना कि मैं यहां से कहीं इधर आऊं और यहां से फिर इधर आऊं, ऐसा कुछ जोड़ दूं इनको, ऐसा कुछ जोड़ दूं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसके लिए एक काम करते हैं। इसके लिए एक काम करते हैं, जैसे ये है, ये दो फेस हैं आपके क्यूब के, ये दो फेस हैं, एक फेस ये, एक फेस ये। आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आना है, ये दो फेस हैं, बाकी क्यूब हटा दिया मैंने। अब आप क्या करना है, आपको यहां से शुरू करोगे, कहीं इधर रास्ते में चलोगे और फिर इधर की तरफ से यहां पहुंचोगे, दो फेस का यूज करके पहुंचोगे, बोलो हाँ या ना, दो फेस का यूज करके पहुंचोगे, एक इसका और एक इसका। अब मैं क्या करता हूं, चींटी चाहे इधर चले चाहे इधर चले, उसको चलना ही है, उसको तो बस यहां से यहां पहुंचना है। तो मैं अब क्या करता हूं, तो दो दो फेस तुम्हारे ऐसे हैं, इनको सीधा कर देता हूं। जो ऐसे दो फेस थे, इसको ऐसे कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है चींटी को, चींटी तो चल रही है, रिच पे चल रही है, चाहिए ऐसे हो चाहिए ऐसे हो। ऐसे था, मैंने उसको सीधा कर दिया, बस सीधा कर दिया। अब उसको यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां, तो क्या लेंथ अलग चलना पड़ेगा, सोच के देखो। वो ऐसे था तो कुछ ये चल रही थी इधर और कुछ ये चल रही थी। अब जब मैंने सीधा कर दिया, अभी भी उसको ये चलेगी और फिर ये चलेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेंथ उतना ही चलना है। लेकिन मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब मेरे को सिर्फ एक प्लेन में दो पॉइंट हैं, ये और ये, मुझे यहां से यहां कम से कम लेंथ चल के पहुंचाना, कम से कम। तो तुम ही बताओ, यहां से यहां कम से कम कैसे चलेगी, एकदम सीधा चलेगी, एकदम सीधा, एक ही प्लेन में। एक प्लेन में दो पॉइंट आ गए, तो कम से कम लेंथ चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सीधा सीधा चलना पड़ेगा। बस वो ही कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया। तो देखो, मैं दो फेस यूज कर रहा हूं, कोई भी दो फेस यूज कर सकते हैं आप, कोई भी दो फेस यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक फेस ये यूज कर रहा हूं, ये वाला, और एक फेस ये वाला यूज कर रहा हूं, ये दो फेस यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये दो फेस यूज कर रहा हूं। ये दो फेस यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये दो फेस यूज कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये भी ए साइड लेंथ का है और ये भी ए साइड लेंथ का है, इन दोनों को सीधा कर देता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, सीधा कर देता हूं। सीधा कैसे, जैसे एक फेस ये है और दूसरा फेस यही सीधा कर दिया, दोनों फेस को सीधा कर दिया। हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में पहुंचना है, एक प्लेन में बना दिया, ये भी ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है और ऐसे भी ए लेंथ है। अब तुम ही बताओ, मिनिमम लेंथ कौन सा चलना पड़ेगा, मिनिमम लेंथ कौन सा चलना पड़ेगा। आप यहां से सीधा हो गया, दिस विल बी मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ।
कितना हो जाएगा ये मिनिमम लेंथ, ये कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो गया 2a, ये हो गया a, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। बेस और बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 4 और 1 5, रूट 5 टाइम्स ऑफ ए, रूट 5 टाइम्स ऑफ ए, रूट 5 टाइम्स ऑफ ए। और इसकी वैल्यू आती है बेटा रूट 5 की 2.2 समथिंग, 2.23 के समथिंग आती है। वो आया था 2.414, रूट 2 प्लस ए, उससे छोटी लेंथ है, देख लो ये। और दावे के साथ बोल सकता हूं ये मिनिमम है। क्यों ये मिनिमम इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने प्रॉपर एक ज्योमेट्री बना के निकाला, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। दो सीधा एक प्लेन में पॉइंट है, तो मिनिमम जो लेंथ चलना पड़ेगा वो सीधा सीधा होगा, और वो ही लेंथ यहां पे कुछ ऐसा होगा। एक्चुअल में आप पता है कैसे चल रहे हो, यहां से इस पेज के मिड पॉइंट पे आ रहे हो, इस वाले साइज के, इस साइड के मिड पॉइंट पे आए, और यहां से फिर आप चल रहे हो इधर की तरफ, ऐसे ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इसके बीच में है, और इस बीच से यहां पहुंचे, और ये मिनिमम लेंथ। आप यहां से सोल्व करके निकालोगे ना, इसको ये a/2 इसको निकालो, फिर ये a/2 इसको निकालो, दोनों को जोड़ो, सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली समझना देखो कितना आसान हो गया, बस जस्ट उसी चीज को विजुलाइज किया और थोड़ा इजी बना लिया। फिजिक्स यही है, फिजिक्स यही होती है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखते हो, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के कुछ इस तरीके से यूज करते हो कि तुम्हें बहुत आसान लगने लग जाता है, यही फिजिक्स है। कभी भी आपको लगे कि यार इस चीज को मैं ऐसे देखूं तो देखो ये ऐसी नजर आ रही है, और दोनों एक ही बात है, काम बहुत आसान हो जाता है, काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझो, करो, मजा आएगा। क्या बोलते हो भाई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो 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 बोलो। अनीश कुमार, डाउट है? क्या डाउट है पूछो। बताओ भाई अनीश कुमार, क्या डाउट है? हाँ भाई। हाँ हाँ बोलो। हाँ। किसको? नहीं तो चलेगी कैसे, चीटी है, उड़ के थोड़ा ना जाएगी, चीटी उड़ नहीं सकती, रेंग सकती। वो उड़ सकती है। अब तुम्हें कहूं तुम चलो तो तुम रेंग सकते हो, चल सकते हो, उड़ नहीं सकते। बस ये है कि चींटी दीवार पे भी चढ़ सकती है, तुम दीवार पे भी नहीं चढ़ पाओगे, फिर तुम्हें सीढ़ी चाहिए, है ना भाई? चल। राफिया बेटा, क्या दिक्कत आई पहले वाले में? तुम तो अनम्यूट भी नहीं हो सकते, तो तनिषा बेटा, बीएससी के एग्जाम भी चल रहे हैं तो बैकलॉग है मेरे। देखो यार, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा अपने ऊपर लोड बढ़ाओगे बैकलॉग होने लग जाएगा। मतलब आप बीएससी कर रहे हो, आपके अदर घर के भी काम है आपके पास, और आपको यहाँ भी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें नहीं, और आप पढ़ोगे ना तो क्या करोगे? पढ़ के पढ़ोगे तो आप लेक्चर देख लोगे, फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, टेस्ट नहीं दे पाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, वहां दिक्कत है।
तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि डेली यदि आप टाइम डेली, जो बच्चा डेली पढ़ने के नाम पे 10 घंटे नहीं निकाल सकता, 10 घंटे उसके पास बस पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए, 10 घंटे निकालना चाहिए, तब वो प्रॉपर लाइव लेक्चर से जाए। यदि नहीं निकाल पा रहे हो, आपको कॉलेज भी जाना है या कुछ और भी काम है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अचीवर्स वाला यूज कर सकते हो। अचीवर इसी जगह काम आएगा आपको। अब अचीवर कैसे यूज करो, आप क्या कर सकते हो, मतलब जस्ट उसके लिए बोल रहा हूं जो नहीं कर सकता, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो अचीवर में सिंगल एक वीडियो एक लेक्चर है उस चैप्टर का, तो आप वो चैप्टर पूरा वहां से कर लो। अब बात आती है कि सर उस लेक्चर से काम हो जाएगा क्या, वो एक सब्स्टिट्यूट है। यदि आप पूरा जा सकते हो तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं ऑप्शन है तो आप वहां से जा सकते हो। ठीक है, दूसरा एक काम और कर सकते हो, मान लो आपको लगता है कि यार मेरी बायो ठीक हो रखी है, भाई देखो आप ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल ड्रॉप ले चुके होगे, तो बायो हो चुकी है, बायो हो चुकी है अच्छे से आपकी, तो आप बायो वहां से कर लो। केमिस्ट्री पे भी आपको लगता है ठीक है, तो केमिस्ट्री वहां से कर लो, फिजिक्स यहां से कर लो। टाइम थोड़ा सा फिर आपको कम चाहिएगा, मतलब बायो और उसका टाइम जो बचेगा उसको थोड़ा फिजिक्स का दे देना। तो इस तरीके से अपने आपके स्टडी आवर्स को सही सेट करो। बैकलॉग करने से तो मच बेटर, आप यहां से प्रॉपर लाइव देख रहे हो लेकिन 2 लेक्चर देखते हो फिर नहीं देख पाते हो, तो उससे तो मच बेटर है कि आप वन शॉट मतलब पूरा डिटेल में वहां से करके वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ब्लाइंडली प्रॉपर तरीके से हर लेक्चर को फॉलो करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, यही तरीका है और कुछ नहीं है। लेक्चर के साथ नोट्स बनाने की आदत डालो, जो बच जाते हैं उसको क्लास के बाद नोट्स कंप्लीट करो, लेकिन लेक्चर के साथ नोट्स जरूर बनाते जाओ, जितने बना सको उतने बना लो। ठीक है, इसके अलावा जैसे लेक्चर होता है उसके बाद डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू चैप्टर पूरा होने के बाद करो, पहले डीपीपी मॉड्यूल करते जाओ साथ साथ, जो डाउट्स होते हैं उनको दोबारा समझ करके फिर अगले 2-3 दिन बाद दोबारा करो, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अपोजिट कॉर्नर तो फ्लोर पे भी होगा बेटा, उसे अपोजिट कॉर्नर नहीं बोलते, वो एक फेस का अपोजिट कॉर्नर है। एक क्यूब का अपोजिट कॉर्नर यहां से अपोजिट वो है बॉडी डायगोनल वाला, वो जो है फ्लोर वाला, वो अपोजिट कॉर्नर हम फ्लोर के लिए बोल सकते हैं, एक फ्लोर के लिए वो अपोजिट कॉर्नर। एक क्यूब के लिए 3D में अपोजिट कॉर्नर दूसरा वाला बॉडी डायगोनल वाला कॉर्नर होता है। जे मेंस यूडीएम के नहीं दिए, देंगे बेटा, मैंने बोला ना टाइप के लिए बोला हुआ है, वो सारे चैप्टर के ही तैयार कर देंगे अभी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी मैं आज बात करता हूं, शायद यूडीएम का तो हो जाना चाहिए था अभी तक। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया था, ये किया, ये किया, ये किया भाई, कितने स्टेप्स आए, कितने स्टेप्स आए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा। A drunk man takes 5 steps forward and then 3 steps backward। बोल रहा है कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो आदमी है थोड़ा सा झूम रहा है, तो वो ऐसे चल रहा है, ऐसे 5 कदम आगे चलता है और फिर 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम, यही प्रोसेस रिपीट करता जा रहा है। और बोल रहा है उसका हर एक कदम 1 मीटर का है, मतलब ऐसे ऐसे कर करके चल रहा है 1-1 मीटर। अच्छा, इफ देर इज मड 11 मीटर हेड, 11 मीटर आगे, मतलब 11 सीधे सीधे आगे के कदम, 11 सीधे आगे के कदम के पर क्या है, कीचड़ है। फाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स ही विल टेक बिफोर फॉलिंग इनटू इट, उस कीचड़ में गिरने से पहले
वो कितने स्टेप्स लेगा वो हमें काउंट करके बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 फिर 3 आया फिर 5 फिर 3 आया फिर 5, ऐसे करके काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो 11 मीटर है, 11 सीधे सीधे स्टेप्स हैं, काउंट करना थोड़ा इजी होगा। लेकिन 11 की जगह 21 हुआ तो 31 हुआ तो 71 75 78 100 102 110 115 बहुत ज्यादा हुआ, तब कैसे काउंट करेंगे? तब तो हम पागल हो जाएंगे काउंट करते करते, तब तो हम पागल हो जाएंगे। तो अब क्या करें? तो अब हम क्या करें? तो अब देखो उसके लिए क्या है, समझना। यहां से तुम चालू कर रहे हो, स्टार्ट यहां से कर रहे हो, ये पहला कदम है। अभी एक बार मैं जस्ट लिख लेता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां, ये मड है। मतलब 11वां कदम कीचड़ में रखा जाएगा, 11वां कदम कीचड़ में रखा जाएगा। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ स्टेप ही विल टेक बिफोर फॉलोइंग इनटू, मतलब उसमें गिरेगा तो लास्ट कदम को भी काउंट करना है जब वो उसमें गिर रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैं एक तरीका बताता हूं, ध्यान से क्या करना है। एक्चुअल में ये पता है क्या प्रोसेस यूज करता है? 3 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, 3 स्टेप फॉरवर्ड, 3 नहीं सॉरी 5 स्टेप, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, और फिर 3 स्टेप रिवर्स बैकवर्ड जाता है। ठीक है ना? इसको वन प्रोसेस बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं? वन प्रोसेस। इसको वन प्रोसेस नाम दे दिया कि 5 कदम आगे जाना और 3 कदम पीछे आना। लेट सपोज एक प्रोसेस बोल दिया इसको कि भाई ये ऐसे ऐसे प्रोसेस रिपीट कर रहा है वापस बार बार। इसमें इफेक्टिव कितना चला? टोटल 8 स्टेप हुए, टोटल 8 स्टेप हुए, एक प्रोसेस में टोटल 8 कदम हुए, लेकिन इफेक्टिव कितना आगे बढ़ा? इफेक्टिव 2 स्टेप फॉरवर्ड। बोलो हाँ या ना? एक्चुअल में तो उसने 8 कदम लिए, लेकिन वो इफेक्टिवली 2 कदम आगे बढ़ा, क्योंकि 5 जाके 3 पीछे आ गए, इफेक्टिव 2 कदम आगे। तो वो हर प्रोसेस में 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, हर प्रोसेस में 2 2 2 2 2 ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब कीचड़ है 11 मीटर पे, मतलब 11वें कदम पे, यहां सीधे सीधे 11वें पे। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक सेफ पॉइंट निकालेंगे। भाई स्टार्टिंग में तो उसको कोई खतरा नहीं है क्योंकि दूर है कीचड़। स्टार्टिंग में वो 5 आगे जाए 3 पीछे है, फिर 5 आगे जाए, उसको कोई खतरा नहीं है। उसको खतरा तब है जब उसके इफेक्टिव स्टेप्स एक लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे। तो हम एक वो लिमिट निकालते हैं, सेफ लिमिट की, कहां तक वो सेफ है। उसको मैं नाम देता हूं सेफ पॉइंट। सबसे पहले सेफ पॉइंट निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो? सेफ पॉइंट। सेफ पॉइंट होता है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना है में से माइनस कर दो लेंथ ट्रेवल्ड, लेंथ ट्रेवल्ड इन वन प्रोसेस। लेंथ ट्रेवल्ड, लेंथ ट्रेवल की बजाय फॉरवर्ड लेंथ ट्रेवल्ड लिखो, फॉरवर्ड लेंथ ट्रेवल्ड, फॉरवर्ड लेंथ ट्रेवल्ड इन वन गो। एक बार में टोटल कितनी लेंथ वो आगे चलता है एक बार में? देखो एक बार शुरू करता है तो 1 2 3 4 5 कदम आगे जाता है,
तो देखो यहां सेफ पॉइंट क्या आ जाएगा, टोटल 11 मीटर है जिसमें से एक बार में वो 5 आगे चलता है, तो 6 इज द सेफ पॉइंट। मतलब ये जो 6 वाला पॉइंट है ये यहां तक वो सेफ है, बिल्कुल इधर वो सेफ है, इधर वो सेफ है, इधर खतरा है। 6 तक कोई दिक्कत नहीं है उसको। मतलब मान लो किसी एक मोमेंट में वो यहां खड़ा है, वो आगे सीधे सीधे 5 कदम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे सीधे सीधे 5 कदम ले सकता है। लेकिन 6 बाउंड्री है उसका, उसका बाउंड्री क्या है, 6। 6 के आगे यदि कोई स्टेप जा रहा है वो, तो हम काउंट करेंगे। क्लियर है बात सभी को? 6 तक आने में उसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5 पे खड़ा है, 5 कदम आगे जाना चाहिए, बच जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक सेफ पॉइंट आ गया। अब आप क्या करो, 6 सेफ पॉइंट है, 6 सेफ पॉइंट है, 6 स्टेप्स पे कैसे आएगा वो दो दो, एक देखो एक प्रोसेस में 2 स्टेप चलता है, तो 6 स्टेप का मतलब है, 6 स्टेप का मतलब है 3 प्रोसेस, हाँ या ना, 3 प्रोसेस हो जाएंगे। 6 पे पहुंचने के लिए एक प्रोसेस ये वाला, एक प्रोसेस ये वाला, एक प्रोसेस ये वाला, क्योंकि एक प्रोसेस कितना होता है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 8 कदम का होता है। एक प्रोसेस 8 कदम का होता है जिसमें वो इफेक्टिव 2 कदम आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, 2। तो यहां पे हमने कहा कि 6 स्टेप पे पहुंचने का मतलब है 3 प्रोसेस हो चुके हैं। 3 प्रोसेस का मतलब है 3 गुना 8 24 कदम हो चुके हैं, 24 स्टेप्स हो चुके हैं, 24 स्टेप्स हो चुके हैं। ध्यान से सुनो, मैं देखो नाम दे रहा हूं, एक्चुअल में वो क्या है, सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा है, उसको मैं एक प्रोसेस बोल देता हूं कि 5 कदम आगे जाना और 3 कदम पीछे आना, इसको एक प्रोसेस बोल देते हैं कि भाई ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा वो यही प्रोसेस करेगा, फिर दोबारा वो यही प्रोसेस करेगा, 5 आगे जाएगा 3 पीछे, 5 आगे जाएगा 3 पीछे। तो एक प्रोसेस में टोटल 5 और 3 8 कदम चला, लेकिन इफेक्टिवली वो 2 ही कदम आगे बढ़ा। तो एक प्रोसेस 2 तक खत्म हो गया, 2 पे आ गया, फिर एक प्रोसेस 2 पे खत्म हो जाएगा, मतलब 4 पे आ जाएगा, फिर एक प्रोसेस 2 पे खत्म हो जाएगा 6 पे, 6 तक वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। 6 तक सेफ कैसे निकालोगे, टोटल जो लेंथ है उसमें से वो माइनस कर दो जो वो एक बार में सीधा सीधा चल रहा है। मतलब हमें पता है कि वो 5 कदम से ज्यादा एक बार में नहीं चलेगा, तो ऐसे पॉइंट पे ले आओ, पहले ऐसा पॉइंट निकाल लो कि यहां से 5 कदम चले, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आगे 5 कदम नहीं जा पाएंगे हम, पहले कीचड़ में गिर जाएगा। 6x बाउंड्री पॉइंट है, आप इससे पहले रखो, इससे आगे सेफ ऐसे नहीं होगा। तो हम 2 2 2 करके पहुंच रहे हैं आराम से 6 तक। अच्छा 6 पे आगे, अब इसके आगे हमेशा काउंट करो, सेफ के आगे जब जाता है तो काउंट करो। तो देखो वो कहां पहुंच चुका है, 6 पे पहुंच चुका है, 6 स्टेप पे पहुंच चुका है। तो अब इसके आगे काउंट करो, 1 2 3 4, और जैसे ही 5वां लेगा गिर जाएगा। तो 5 स्टेप ये हो गए, 5 स्टेप्स ये हो गए, तो टोटल कितने कदम चला गिरने तक, 24 स्टेप प्लस 5 स्टेप्स, 24 प्लस 5 29 स्टेप्स, 29 स्टेप्स, बोलो बोलो बोलो, 29 स्टेप्स, क्या बोलते हो भाई, 29 स्टेप्स। क्लियर है, क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। बिफोर फॉलिंग इनटू, अब ठीक है लास्ट को काउंट करना है, फाइंड नंबर ऑफ स्टेप ही विल टेक बिफोर फॉलिंग इनटू इट, तो ये लास्ट स्टेप भी तो उसने लिया ही है, इंक्लूडिंग लास्ट, इंक्लूडिंग लास्ट, लास्ट को काउंट करना है। अब देखो इसका फायदा ये है, चाहे कदम कितने ही क्यों ना हो आप तुरंत कर पाओगे, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ही क्यों ना हो आप तुरंत कर पाओगे। जैसे अभी 11 था, कितना था 11, चलो इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 22 22। अब डबल मत कर देना, पहले बता रहा हूं गलत हो जाएगा, 22। चलो इसको सोल्व करो, यदि 22 हुआ
तो कैसे करेंगे? शाबाश। यदि 22 हुआ तो कैसे करेंगे? क्या आंसर आएगा? 11 मीटर की जगह 22 मीटर हुआ तो कैसे क्या आंसर आएगा? देखो ये 22 पे कीचड़ है। सेफ पॉइंट क्या होगा? सेफ पॉइंट होगा 22 में से एक बार में कितना चलता है? 5। माइनस कर दो, 5 माइनस करोगे 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा। ये लो भाई, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे उधर है। दिस इज सेफ रीजन। 17 लास्ट बाउंड्री है सेफ रीजन की। 17 सेफ रीजन की लास्ट बाउंड्री है। इधर सेफ, इधर सेफ। एक प्रोसेस में क्या करता है? वन प्रोसेस किसके इक्वल है? ये है 8 स्टेप्स और इफेक्टिव 2 स्टेप, इफेक्टिव 2 स्टेप्स। इफेक्टिवली 2 कदम चलता है जिसमें वो 8 कदम लेता है एक्चुअल में। तो आप देखो, आप 2 2 2 2 करके क्या 17 पे पहुंच सकते हो? बोलो, क्या 2 2 2 के प्रोसेस से 17 पे कभी पहुंच पाओगे? कभी ऐसा होगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ और आप 17 पे पहुंच गए? ऐसा होगा नहीं। या तो आप 16 पे पहुंचोगे या आप 18 पे पहुंचोगे। बोलो हाँ है ना? या तो आप 16 पे रहोगे या आप 18 पे रहोगे। 17 पे तो आप प्रोसेस खत्म करके नहीं होगे, मिड इन बिटवीन प्रोसेस रहोगे। तो आपको कहां पहुंचना चाहिए? आपके लिए सेफ क्या है? 16 तक जाना या 18 तक जाना? क्या सेफ है? जस्ट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है 16 इज सेफ। तो 16 का मतलब है, 16 स्टेप का मतलब है यहां तक 8 प्रोसेस हो चुके होंगे, 8 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होंगे। 2 2 के प्रोसेस होते हैं तो 16th स्टेप मतलब 8 प्रोसेस हो चुके हैं। और 8 प्रोसेस का मतलब है 8 गुना 8 64 स्टेप्स हो चुके हैं। टोटल वो 64 स्टेप्स कर चुका है। 8 प्रोसेस मतलब 64, एक में 8 होता है तो 8 में 64 हो गए। अब काउंट करो आगे, अब आगे करो। अब देखो यहां से करता है 1 2 3 4 5, बच गया भाई। लेकिन क्या वो छठा कदम लेके गिर जाएगा? क्या वो इसके बाद छठा कदम लेके गिर जाएगा? नहीं, वो छठा कदम लेगा ही नहीं ऐसे। वो अब पीछे आएगा वापस 3 कदम। 5 से 3 पीछे आएगा तो देखो 6 7 8, 3 पीछे आ गया। अब फिर वो आगे जाएगा, उसको थोड़ा ना पता है कि कीचड़ में गिरने वाला हूं। तो 8 के बाद अब आगे चलेगा 9 10 11 और 12वें कदम में वो गिर जाएगा। तो 12 स्टेप्स और लेगा। तो 64 स्टेप्स के बाद 12 स्टेप्स और लेगा और वो गिर जाएगा। तो ये 64 74 76 स्टेप। तो 76वें स्टेप्स में वो गिर जाएगा। 76वें स्टेप्स में वो गिर जाएगा। क्या बोलते हो? 76 स्टेप में वो कीचड़ में गिर जाएगा। कितना आसान काम है। आप पूछो ना, तुम्हें जितना पूछना है पूछो, हम बता देंगे। यही तरीका यूज करना है और कुछ फिजिक्स नहीं है इसमें, कुछ फिजिक्स नहीं है। बस हिसाब को प्रॉपर कर दिया हमने, हिसाब को प्रॉपर कर दिया। हाँ साक्षी बेटा पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? अनम्यूट कर रहा मैंने आपको, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? जोर से बोलो थोड़ा। हाँ
नहीं तो एक्चुअल में 17 पे वो प्रोसेस पूरा होने पे नहीं होगा, प्रोसेस पूरा क्या होगा, 5 कदम आगे 3 पीछे, अब खत्म हुआ है। और वो कहां पहुंचा स्टार्टिंग में 2 पे, फिर अगला वो कहां पहुंचेगा, फिर 2 आगे बढ़ेगा 4 पे, फिर अगला कहां आएगा 6 पे, फिर अगला कहां आएगा 8 पे। तो ऐसे चलते चलते वो 16 पे आएगा, इससे अगला वो 18 पे प्रोसेस कंप्लीट होगा, 17 पे तो वो बिटवीन द प्रोसेस होगा, जैसे यहां से चलते चलते खत्म नहीं कर चुका होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 16 तक करें या 18 तक, लेकिन 18 में हो सकता है आगे जाके गिर रहा हो कहीं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने 16 तक लिया और आगे काउंट किया। तो सेफ तो ये बता रहा है कि इससे आगे मत जाना, सीधा सीधा जैसे आप प्रोसेस कंप्लीट करके जा रहे हो, तो इस सेफ से आगे मत जाना, इससे पहले ही रखना। क्लियर? तुम पहले चाहे 16 पे चाहे 14 पे रखोगे तो भी काउंट करोगे, यही आएगा। ऐसे आना जाना आना जाना, उसमें इसमें एक बार वापस आया, उसमें पहले 16 तक आएगा, फिर 18 तक आएगा, फिर आगे गिरेगा। आप 18 लेते, आंसर तब भी आता आपका, क्योंकि हमें पता है कि वो वापस आया है, फिर आगे जाके गिरा है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हम। 18 लेकर के भी सोल्व करोगे, मतलब यहां तक 18 तक, मतलब 9 प्रोसेस हो जाएंगे, 9 8 72, 72 हो जाएगा, और इसके बाद 73 74, कितना कितना 9 8 हुआ था ना, कितने स्टेप्स हो गए थे, 9 दूनी 18, 9 8 72, हाँ 72 के बाद 73 74 75 76, सीधा 76 पे गिर जाएगा। देखो 72 हो गए, 73 74 75 76 में गिर जाएगा, वही 76 आएगा। लेकिन रिस्क नहीं लेंगे हम पहले तक ही रहेंगे और फिर काउंट करेंगे। क्लियर? क्या नाम है आपका? हाँ ये रहा, ठीक है, ओके। 76 पे वो गिर जाएगा, हाँ, तो बिना स्टेप लिए थोड़ा ना गिर जाएगा। आप खुद सोचो, बिना वो 76वां कदम चले वो गिर जाएगा क्या? चलो उसने 76वां नहीं चला, 75 चला, क्या गिर गया वो? गिरा कब? जब वो 76 कदम चला, तो चल गया ना, चल गया तो काउंट करो उसको। 16 स्टेप में 8 प्रोसेस, बेटा एक प्रोसेस क्या है, 5 आगे चलना 3 पीछे आना, तो इफेक्टिवली वो एक प्रोसेस में 2 कदम आगे चलता है। तो यार कहां बेच खाए हो इसको, वो एक बार में 2 चला, फिर 2 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 2 चलेगा, जोड़ो इनको कितने होंगे, 2 पे पहुंचा 1 प्रोसेस, फिर 4 पे पहुंचा 2 प्रोसेस, फिर 6 पे 3, फिर 6 के बाद 8 पे 4, मतलब 2 स्टेप्स एक बार में आगे चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 2 स्टेप्स को तुम एक प्रोसेस ले रहे हो, 4 को 2 ले रहे हो, 6 को 3 ले रहे हो, बेसिकली तुम आधा ले रहे हो, क्योंकि 2 2 2 2 कर काउंट हो रहा है। तो 2 2 के कितने प्रोसेस होंगे, 16 तक काउंट कर लो ना। तुमसे ये काउंट नहीं हो रहा है, बताओ यार, हद होगी। फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम। तनिषा, इफेक्टिव निकालना क्यों जरूरी है? बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम कैसे करना चाहते हो, बताओ बिना इफेक्टिव कैसे करें? आवाज आ रही है तनिषा? बताओ तुम क्या चाह रहे हो, मतलब हैं? से सेफ पॉइंट का यूज इसलिए हो रहा है कि हम 16 पे रुक गए, क्यों हम 18 पे क्यों नहीं गए, 20 पे क्यों नहीं गए? लो ना, तुम 20 पे जाके करो ना, फिर नहीं होगा। तो सेफ ये बता रहा है कि इसके आगे काउंट करो मैनुअली, ये प्रोसेस वाले के थ्रू आप यहां तक काउंट करो, उसके आगे मैनुअल काउंट करो, ताकि हमें दिखे कि गिर रहा कब है। इसमें यूज हो रहा है, समझ रहे हो? बोलो। हाँ, टोटल 16 तक 2 2 के कितने प्रोसेस होंगे काउंट करने, बिल्कुल बेटा।
18 वाले से तुरंत आ जा रहा है बेटा, 18 वाले से आ जा रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन रिस्क है, रिस्क है वहां पे। हो सकता है कभी मान लो ऐसी सिचुएशन में गिरने का डर रहा तो ऐसे चलो 18 तक आ रहा है ना, आप एक काम करो 18 क्या फिर 20 तक जाओ ना, ज्यादा बढ़िया है भाई। 22 से तो पहले है ना, 20 तक जाओ, चलो उससे करके देखो, 20 तक जाओ, 10 प्रोसेस हो गए, 80 तो वो हो गया, और 80 के बाद 81 82 लो। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इससे सही आ रहा है, यहां तो तुम कंपेयर कर पा रहे हो, 18 से इजी आ रहा है, रिस्क नहीं ले सकते, वही तो मैं कह रहा हूं। चलो ये करो, इस इफेक्टिव स्टेप्स कैसे निकाले, बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स की थी उसके लिए। 1 2 3 4 5, 5 कदम 5 मीटर आगे गया, फिर मैं 1 2 3, 3 कदम मतलब 3 मीटर पीछे आ गया, 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, तब मैंने निकाला कि मैं एक्चुअल जगह से कितना चला, 2 मीटर। बहुत खतरनाक काम किया था इसके लिए, इफेक्टिव 2 ही मीटर चला। हाँ भाई आशीष बोलो, क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है? बताओ बताओ तुम। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मतलब ये कोई यूनिफॉर्म वाला तरीका तो ना है कि बस ठीक है यूनिफॉर्म लीनियर रिलेशन लगा के कर दिया तुमने। लॉजिक बताओ ना, कर क्यों नहीं कर सकते, कि तो हजार रीजन है कि नहीं कर सकते, तुम बताओ क्यों कर सकते हैं। किसी चीज को नहीं करने का तरीका तो नहीं है। करने तुम यदि कोई चीज कर रहे हो तो उसके पीछे क्या लॉजिक दे रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम तो एवरेज निकाल लिए, कहां एवरेज काम करेगा, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, एवरेज कैसे काम कर जाएगा? चल एक बात बता, उसको सिर्फ 4 ही कदम जाना होता, 4 ही कदम, चौथे कदम पे कीचड़ है, फिर तेरा एवरेज कैसे काम नहीं कर रहा? ऐसे नहीं लगाते एवरेज, प्रॉपर तरीके से काउंट करो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एवरेज लगा रहे हो तुम कि 8 का एवरेज 4 आ गया, 8 में 2 चल रहा है मतलब एक में आधा चलेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हम कि एक में आधा चलेगा सीधा डबल कर दो। ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, गलत है तो गलत है, कैसे लॉजिक दो, कैसे कर रहे हो? ठीक है, क्या आंसर है इसका? A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on horizontal ground. एक पहिया है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रोल कर रहा है। ये पहिया है, ठीक है, आधा रिवॉल्यूशन रोल कर गया, ये लो यहां पहुंच गया। तो एक्चुअल में रिवोल्व जब करता है तो क्या करता है, अभी ये वाला पॉइंट पहिए के कांटेक्ट में है ए और ये बी, जब आधा चक्कर घूमेगा तो ए आ जाएगा ऊपर
और बी आ जाएगा नीचे, बोलो हाँ या ना। ए आ जाएगा ऊपर, बी आ जाएगा नीचे, आधे रिवॉल्यूशन में आधा घूम गया तो ऐसे आ जाएगा। तो हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, मतलब जो ये ए पॉइंट है ये व्हील के ऊपर है, तो ए वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है कितना हो जाएगा। चलो क्विज बना दे रहा हूं। रेडियस 1 मीटर है, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। रेडियस 1 मीटर है। देखो भाई, तुक्केबाजी कर रहे हैं लोग, तुक्केबाजी कर रहे हैं। देखो भाई, एक्चुअल में जब पहिया आगे चलता है तो आपने देखा होगा जब ये ऐसे घूमेगा तो इसके व्हील का जो कांटेक्ट पॉइंट है, जितने भी ये सारे जो कांटेक्ट पॉइंट है ये बारी बारी टच होते जाएंगे। अभी ये टच हो रहा है, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट टच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है थोड़ा सा आगे चल के यहां टच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है थोड़ा सा और आगे चलेगा तो यहां जाकर के कहीं यहां टच हो जाएगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ऐसे सारे पॉइंट बारी बारी टच होते चले जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो सरकमफेरेंस है, ये वाला, ये वाला जो सरकमफेरेंस है पहिए का, ये इस वाले के बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो ये सरकमफेरेंस है और ये जो लेंथ है बराबर होगा, इसी पे तो आगे चलता हुआ आ रहा है, रोल कर रहा है, फिसल नहीं रहा है, ये विदाउट स्लाइडिंग रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ तो होती है टोटल 2 पाई आर का आधा, पाई आर, तो ये वाली लेंथ हो गई पाई आर। कितनी हो गई? पाई आर। तो कोई हमसे पूछे पहिया कितना आगे बढ़ा, आधे रोटेशन में पहिया पाई आर लेंथ आगे चलता है, जितना बड़ा पहिया होगा उतना ज्यादा लेंथ आगे चलेगा, पाई इंटू आर के बराबर आधे रोटेशन में चलेगा, एक पूरे चक्कर में 2 पाई आर लेंथ आगे चलेगा, आधे में पाई आर चलेगा। लेकिन हमसे पहिए का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो पहिए पे है। अब तुम खुद बताओ, ये वाला पॉइंट यहां से टॉप पे पहुंच गया, बोलो हाँ या ना, ये वाला पॉइंट टॉप पे पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए का। तो कोई पूछे तुमसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये हाइपोटेनियस है। देखो ये वाली लेंथ आएगी डायमीटर के बराबर 2r, जो पॉइंट सबसे नीचे था घूम के सबसे ऊपर आ गया, तो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पाई आर नहीं, इधर पाई आर इधर 2r, तो नेट आएगा रूट ओवर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा रूट ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर तो 1 है, पुट आर इज इक्वल टू 1, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4, रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4 इज द आंसर, रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4 इज द आंसर। देखो 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 देखो, क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया? हाँ भाई, हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते बेटा, पॉइंट ए का जो पाथ है ये साइक्लोइडल पाथ होता है। यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं जस्ट लिख देता हूं, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछने के चांस ऑलमोस्ट 0 होते हैं, और डेरिवेशन यदि करें तो इसका रोलिंग मोशन में डेरिवेशन होगा कुछ इसका। देखो, एक पहिया जब है, जब एक पहिया आगे बढ़ता है
जब एक पहिया आगे बढ़ता है तो एक चक्कर में पूरे एक चक्कर में वो यहां पहुंच गया। यहां पर उसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहां जो पॉइंट है ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सारे डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट है। ठीक है, आधा रोटेशन हुआ, आधे में ए ऊपर आ जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। आधे रोटेशन में सी इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। ये है हाफ रोटेशन, ये है हाफ रोटेशन, हाफ। ठीक है, फिर और हाफ हो गया, मतलब पूरा एक रोटेशन हो गया। पूरे एक रोटेशन में वापस से यदि मैं पॉइंट्स की बात करूं तो वापस से ए पॉइंट नीचे आ जाएगा, बी डी पॉइंट ये आ जाएगा, वापस से बी इधर आ जाएगा और डी इधर, सी इधर आ जाएगा। ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हाफ रोटेशन मतलब आधा घूम गया पहिया, ऐसे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पूरा एक मतलब पूरा ऐसे आ गया। अब यदि मैं पाथ ऑफ ए देखूं कि ए वाला पॉइंट का पाथ कैसा होगा, ए वाला पॉइंट, तो रोलिंग मोशन में ए वाले पॉइंट का पाथ ऐसा होता है, ऐसा। ये ए का पाथ, दिस इज पाथ ऑफ ए। इसका पाथ होता है साइक्लोइडल पाथ। कैसा पाथ होता है? साइक्लोइडल पाथ, साइक्लोइडल पाथ। इसका पाथ कैसा होता है? साइक्लोइडल पाथ। मतलब साइकिल के पहिए का कोई भी एक पॉइंट, जब पहिया रोल कर रहा है, रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसका पाथ साइक्लोइडल पाथ होता है, सर्कुलर नहीं होता है सर। यदि पहिया वहीं के वहीं रोटेट कर रहा है तो उसका पाथ सर्कुलर है, लेकिन वो पहिया रोल कर रहा है तो उसका पाथ साइक्लोइडल पाथ होता है। और इस साइक्लोइडल पाथ में इन वन रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन व्हील, एनी पॉइंट ऑन व्हील, सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस चल रहे हैं क्योंकि वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे, और वो 8r के बराबर होता है। रेडियस का 8 गुना होता है, रेडियस का 8 गुना होता है, 8 गुना, 8 गुना, 8 गुना। कोई भी बी वाले का निकालोगे ना, बी वाले का, तो बी वाले का पाथ होगा ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे। यदि बी वाले का पाथ बनाऊं तो बी वाले का पाथ ऐसा आ जाएगा, मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, यहां से ऐसे, ऐसे, ऐसे होगा साइक्लोइडल ही पाथ, लेकिन ये इधर वाला हिस्सा यहां आ जाएगा इसमें, मतलब कुछ यहां है ना बी, तो ये ऐसे, इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से। 8r ये इंटीग्रेशन से आता है बेटा, रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगा के।
मैंने क्या कहा? जस्ट फॉर नॉलेज, नो डेरिवेशन हियर। रोलिंग मोशन में पूरा पूरा रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के आता है। अब रोलिंग मोशन सिलेबस में ही नहीं है। वैसे सिलेबस में होता तो भी हम ये बात नहीं करते तुम्हारे लिए, मेडिकल में ये चीजें नहीं बताते। इसमें थोड़ा सा अच्छा इंटीग्रेट, मतलब अच्छा वाला केस है ये। बस पता होना चाहिए कि पूरे एक चक्कर में 8 आर होता है। आप सोच के देखो, एक साइकिल चल रही है, लाइट गायब है अंधेरे में, साइकिल के पहिए पे एक टॉर्च लगा रखी है छोटी सी, जो लाइट जल रही है। जब साइकिल आगे चलेगी तो वो पहिया, वो पॉइंट, वो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे जैसे एक बॉल टिप करती हुई आगे जा रही है। आपको साइकिल नहीं दिख रही है, पहिया नहीं दिख रहा है, बस आपको वो लाइट दिख रही है। तो जब वो साइकिल आगे चलेगी तो वो पहिया ऐसे ऐसे लगेगा जैसे ये कोई चीज ऐसे टिप करती हुई जा रही है। विजुलाइज कर पा रहे हो? हैं भाई? विजुलाइज कर पा रहे हो? देखता हूं, कुछ ऐसा मिलना, कहीं ऐसा मान लो हो कोई वीडियो दिखा दो। कोई ऐसा वीडियो हो तो दिखाओ। एनिमेशन ही होगा, कोई होगा तो बस। ये थोड़ा सा है ये वीडियो, ये थोड़ा सा है। इसमें ये वाले को देखना, ग्रीन कलर वाले को, इस ग्रीन कलर वाले का पाथ देखो, ऊपर वाले का मत देखना, ऊपर वाला तो एक्स्ट्रा चल रहा है। सिर्फ इस ग्रीन कलर वाले का पाथ देखो, ये साइक्लोइडल पाथ। कैसा पाथ है? साइक्लोइडल, है ना? चल, बेटा एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। यहां से ए पॉइंट से ये बी पहुंचा, सी पहुंचा, डी पहुंचा। ये सेंटर है, ठीक है। रेडियस आर है, ऐसे चल रहा है। ए से स्टार्ट किया तो पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी। बताओ ए से बी कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना ए से बी पहुंचा।
डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, बोलो। डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? बेटा डिस्टेंस तो होता है आर थीटा, आर्क लेंथ। जैसे ये थीटा है पाई बाई टू, तो आर इंटू पाई बाई टू, आर थीटा होता है, थीटा हो गया पाई बाई टू। मतलब डिस्टेंस जो है वो पाई बाई टू इंटू आर के बराबर होगा। कितना होगा? पाई बाई टू आर। वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल 2 पाई आर, आधा पाई आर, आधे का भी आधा, 1/4 पाई बाई टू आर। तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो तुम ये वाली डिस्प्लेसमेंट होता है सीधा सीधा लेंथ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है सीधा सीधा लेंथ। अब ध्यान से देखो ये कैसे निकालोगे, ये भी आर है, ये भी आर है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ ये डायगोनल हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा या नहीं? आर और आर, तो ये हो जाएगा √2r। बोलो हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √2r, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √2r। दूसरा वही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ए से सी में बताओ। ए से सी पहुंच गया, आधा सर्कल, आधा सर्कल पहुंच गया, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस आ जाएगा ए से सी पाई आर, ए से सी कितना आ गया? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ए से सी में डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर 2r। तीसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू डी, ए से डी पे पहुंच गया, बताओ डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना? देखो पाई बाई टू आर, पाई बाई टू आर, पाई बाई टू आर, 3 गुना पाई बाई टू आर डिस्टेंस, 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू आर, तो 3 पाई बाई टू इंटू आर। 3 पाई बाई टू बेटा ये देखो, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू एंगल हो गया, आर इंटू थीटा हमारा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से डी, ये वापस से √2r आ गया, देखो वापस से √2r आ गया, देखो ये आर, ये आर, डिस्प्लेसमेंट √2r। तो ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट वापस कम हो गया। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 2r तक गया, 2r मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ए से सी सबसे दूर है, फिर वापस नजदीक आने लग गया, √2r हो गया, और वापस ए पे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। मेरे ख्याल से इस बेसिक सी बात है, कोई खतरनाक चीज यहां पे नहीं है। इन जनरल केस भी याद रखो, इन जनरल केस भी याद रखो, नोट करके लिखवा देता हूं, नोट करके, ताकि ये रिजल्ट आप याद रखो, सीधा काम आता है। एक सर्कुलर आर्क पे कोई पार्टिकल जो है थीटा एंगल चलता है, कितना एंगल चलता है? थीटा। यहां से यहां गया, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये इधर चला, थीटा एंगल। कितना एंगल चला? थीटा एंगल। ए से बी, ये स्टार्ट और ये एंड। आपको क्या बताना है? डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना होगा? बताओ डिस्टेंस कितना होगा? आर इंटू थीटा। डिस्टेंस कितना होगा? थीटा। लेकिन ध्यान रखना, थीटा रखोगे रेडियन में, डिग्री में नहीं रखोगे, यहां रेडियन में। 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री मत रखना, π/6 रखना। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा?
कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। बेटा याद रखना डिस्प्लेसमेंट आता है 2r साइन थीटा बाई 2। कितना आता है 2r साइन थीटा बाई 2। ये याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए। 2r साइन थीटा बाई 2 रट्टा होना चाहिए। 2r साइन थीटा बाई 2 देखो 2r साइन थीटा बाई 2 इसको प्रूव करवा देता हूं। कैसे आया प्रूफ दिखाता हूं इसका। वेक्टर से करा दूं, वेक्टर से करा दूं प्रूफ। हाँ भाई इसका प्रूफ वेक्टर से करवा दूं। देखो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हमारा जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारा जो है फाइनल पोजीशन वेक्टर है। बोलो हाँ या ना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां था, बाद में यहां आ गया। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का सब्ट्रैक्शन। यदि मैं वेक्टर में बनाऊं डिस्प्लेसमेंट को, ये वाला वेक्टर होता है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, एस वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि यहां से यहां गया। अब ध्यान से देखना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइनल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके बराबर, आर के बराबर। तो वेक्टर ने पढ़ा था जब दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं थीटा एंगल पे, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या आता है। वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्शन का स्पेशल केस का केस नंबर 4 क्लास में पढ़ाया था। केस नंबर 4 कि जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, then difference of, then magnitude of their difference, magnitude of their difference ये होता है 2a साइन थीटा बाई 2। वेक्टर में करवाया था, कहां करवाया था, वेक्टर में। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 2r साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड यहां क्या है, r है। मैग्नीट्यूड यहां क्या है, r है। ठीक है, तो ये सीधा याद रखना है बेटा, ये रिजल्ट बहुत काम आता है। मैंने वेलोसिटी वाला भी करवाया था, ये अब दोबारा बता रहा हूं, फिर दोबारा बताऊंगा मैं, देखना एक बार और। मतलब ये रिजल्ट मैं कई बार बता दूंगा लेकिन तुम्हें याद फाइनली करना ही पड़ेगा। मैंने वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी करवाया था, यहां वेलोसिटी इधर, यहां वेलोसिटी इधर, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी 2v sin थीटा बाई 2, ये भी मैंने वहां करवाया था वेक्टर में। क्लियर, क्लियर, हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एवरेज स्पीड ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
उस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगा, उनका जो रेशियो होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक सिटी से आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो उस दौरान आपकी गाड़ी कभी धीरे चलेगी, कभी तेज चलेगी, कभी रुक जाओगे चाय पीने के लिए, अलग अलग मोशन कर रही होगी, हमेशा सीधा भी नहीं, इधर उधर टर्न भी ले रही होगी। तो आपकी गाड़ी, मान लो आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखा आपने 200 किलोमीटर चल ली। कितना किलोमीटर चल ली? 200 किलोमीटर चल ली। साहब साहब हम 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए और हमने, हमारे को टोटल टाइम लगा 4 घंटे, सब कुछ लगा के, बीच में बैठे चाय पिए सब लगा के, वो 200 किलोमीटर चलने में हमें 4 घंटे लगे। तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आएगा 200/4, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई। एवरेज स्पीड क्या आई? 50 किलोमीटर पर आवर। अब तुमसे यदि मैं पूछूं ये 50 क्या है, क्या तुम उस दौरान 50 से चले थे? क्या तुम उस पूरे टाइम इंटरवल में 50 से चले थे? नहीं। कभी आप 50 से तेज भी चले थे, तो कभी आप 50 से धीरे भी चले थे, कभी आप रुक भी गए थे, कभी आप तेज भी चल रहे थे। तो ये एवरेज है। तो एवरेज बेसिकली उस इंटरवल का एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तुम उस इंटरवल में कांस्टेंट से चल नहीं रहे हो, लेकिन उस इंटरवल का एक कांस्टेंट आ रहा है कि यदि, पता है ये 50 का क्या मतलब है? 50 का मतलब है कि यदि तुम वो ही डिस्टेंस चलते, वो ही, और उतने ही टाइम में पूरा करना है, लेकिन इस बार तुम्हारी स्पीड बांध दी गई कि ना इससे तेज ना इससे धीरे, 50, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है और उतने ही 4 घंटे में ही वो ही डिस्टेंस चलनी है। तो उस सिचुएशन में आपका जो स्पीड रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी 50, दैट विल बी 50। बात समझ रहे हो? मतलब उस दौरान जो आपको स्पीड कांस्टेंट रिक्वायर्ड होगी वो 50 होगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली धीरे और तेज होता है। तो एवरेज स्पीड होती है, इट इज दी कांस्टेंट, इट इज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ एनी इंटरवल। मतलब उस इंटरवल का एक कांस्टेंट स्पीड है। इवन तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, लेकिन ये उसका एक एवरेज है। एवरेज मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो फिक्स है। अब कांस्टेंट है मतलब यदि उस स्पीड से चलोगे तो उतने ही टाइम में उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे जितना तुमने एक्चुअल उस मोशन में किया है। अब छोटी छोटी बातें इसके लिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है, एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है? इट इट विल बी, इट कैन नेवर बी निगेटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होगी। हाँ, इट्स वैल्यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज as per time interval, with the time interval, with the time interval। ये ऐसा नहीं है कि स्पीड, जैसे स्पीड हमेशा बढ़ती है, जो स्पीड, सॉरी स्पीड बोल रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। जो तुमने एक बार चल लिया ना, चल लिया, वो कभी घट नहीं सकती डिस्टेंस। लेकिन ये घट सकती है, ये घट सकती है। कैसे? जैसे देखो, टाइम के साथ t = 0 पर, मान लो तुम थे 0 पर, डिस्टेंस 0 था, t = 0 पर तुम x = 0 पर थे, फिर t = 10 सेकेंड में तुम पहुंचे x = 50 पर, फिर तुम t = 20 सेकेंड में पहुंचे x = 70 पर, ऐसे पहुंचे। ये टाइम के साथ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुमसे पूछा जाए
फर्स्ट 10 सेकेंड इंटरवल, यदि तुमसे 10 सेकेंड इंटरवल का एवरेज पूछा जाए तो तुम्हारी एवरेज कितनी आएगी? 10 सेकेंड में तुम 50 मीटर चले, 5 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी एवरेज आई। लेकिन तुमसे पूछा गया फॉर 20 सेकेंड इंटरवल, पूरे 20 सेकेंड इंटरवल के लिए तुम्हारा एवरेज पूछा गया, तो एवरेज निकल के आएगा 70/20, मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड। देखो घट गई। मतलब हो सकता है पहले इंटरवल के दौरान तुम तेज चल रहे थे, दूसरे इंटरवल में तुम धीरे हो गए, तो धीरे हो जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज की वैल्यू गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी, घट सकती है। निगेटिव ना होने का मतलब एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम में, ना टाइम कभी निगेटिव हो सकता ना डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती, तो इनका रेशियो निगेटिव कैसे होगा? तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो पाएगी। अभी कहां कांस्टेंट होगी, मतलब अभी कहां को, अरे मैं नहीं कहा, मैं बोल रहा हूं कि तुम उस दौरान किसी भी स्पीड से चल सकते हो, लेकिन एवरेज का मतलब है कि उस पूरे इंटरवल का एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड जिससे कि उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रेवल करो जितना तुमने एक्चुअल किया। रेप्लीकेट कर रहा है, लेकिन उस केस में पहले एक एक्चुअल सिचुएशन में तुम कम ज्यादा स्पीड से चल रहे हो, लेकिन यहां पे तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा नहीं है, तुम कांस्टेंट से चल रहे हो, तो उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस चल पाओगे, दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, क्लियर? दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज स्पीड था, ये एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट उस इंटरवल का अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। बेटा मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा आर, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी यह आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। किसी भी एक इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी आ गया। कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction will be in the direction of displacement। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, कैसी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब किधर तुमने पॉजिटिव बोला है, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी तुमने किधर पॉजिटिव बोला है। यदि उधर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव, और उल्टा डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव। देखो इन जनरल ये बात थी, लेकिन यदि मैं बात करूं फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फॉर मोशन
इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक लाइन पे मोशन हो रहा है, जब मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन पर हो रहा है, तो वहां पर हमें पोजीशन वेक्टर की जगह हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट, कोई भी। जब हमें एक्चुअल में वन डायमेंशन में बात करनी होती है तो वेक्टर में नहीं जाते, हम सीधा लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो हमारी लाइन ये है तो हम उसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, जरूरी नहीं एक्स बोले, हम वाई भी बोल सकते, हम जेड भी बोल सकते। तो बेसिकली हम पोजीशन को सीधा एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, पोजीशन को सीधा सीधा किससे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट से। और जरूरी नहीं है कि एक्स से ही लिखें, जरूरी नहीं है एक्स से ही लिखें, हम यहां वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है डेल्टा आर, ये बन जाएगा डेल्टा एक्स। यहां तो फिर भी वेक्टर होता है, यहां सिर्फ हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, सीधा सीधा एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्शन होगी इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्स एक्सिस। ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी होगा तो वाई एक्सिस जे जे कैप, डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी होगा तो के कैप। अब डेल्टा एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, पहले 10 पे हो बाद में 6 पे आ गया हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे अपने आप निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है। गौतम सिंह नेगी कह रहे हैं टाइम हो गया, बेटा कोई बात नहीं, टाइम मैं जब क्लास खत्म करता हूं, तुम्हारा ऑफिशियल टाइम ऐसे समझो कि 10:30 है, मैं चेंज करवा दूंगा इसको, 10:15 को मैं परमानेंट 10:30 करवा रहा हूं, ठीक है। तुम्हारा फिजिक्स का क्लास 8:30 से 10:30 होगा, इसको मैं चेंज करवा दूंगा। तो एवरेज आ गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज क्या आ गया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। वैसे एक बात बताओ, क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं। डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्ले, कैन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी कैन आ गया ना, मे क्यों आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी डिफरेंट फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सोच समझ के जवाब देना। क्या जब एक पार्टिकल एक लाइन पे मोशन कर रहा है, एक लाइन पर, तुम्हारी दुनिया पूरी एक लाइन के ऊपर है, तुम इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का यही मतलब होता है, तुम इस लाइन को नहीं छोड़ सकते। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं, सोच के देखो, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो पाएंगे। यदि तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि इस लाइन को तुम नहीं छोड़ सकते, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने जो डिस्टेंस चला और जो तुम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या अलग हो सकते हैं, क्या अलग हो सकते हैं। बहुत से बच्चे दे रहे हैं नहीं हो सकते, आंसर है यस पॉसिबल है, पॉसिबल है। व्हेन पार्टिकल टेक ए यू टर्न, ध्यान से देखना, मैं एक लाइन पे चलूंगा, देखो 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चल गया, फिर 1 मीटर पीछे आ गया, मैं कितना चला, 3 मीटर आगे गया और उसी लाइन पे 1 मीटर पीछे आ गया, मैं कितना चला, मैं 4 मीटर चल गया, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया ना। जब पार्टिकल इधर जा रहा है और वापस आ गया,
इधर गया और वापस आ गया, तो देखो इसका डिस्टेंस तो ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब ये मत बोलो सर गया था इधर से आया इधर से, ये तो दिखाने का तरीका है। मैं उस लाइन पर यदि ऐसे ऐसे बनाऊंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि वापस आ गया, लेकिन आया उसी लाइन पे, जिस लाइन पे गया उसी लाइन पे वापस आ गया। तो एक स्ट्रेट लाइन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब वो यू टर्न ले, मतलब ऐसा तब होगा जब वो अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन बीच में बदले। अब यहां वेलोसिटी सिर्फ एक लाइन के अलोंग हो सकती है, तो प्लस में होगी या माइनस में। तो पहले प्लस में चल रहा था फिर माइनस में चलने लग गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। पहले माइनस में चल रहा था फिर प्लस में चलने लग गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये बात क्लियर है? तो याद रखना, याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एवरेज स्पीड हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। यदि पार्टिकल घूमा नहीं, सीधा 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 चला तो सेम होंगे, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। जब पाथ स्ट्रेट होगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगी ना। कहां है सेम? देखो गया और वापस आया, तो स्ट्रेट ही पाथ है ना। मैं लाइन छोड़ा कहां? मैंने लाइन छोड़ी नहीं, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए। क्लियर? एक निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दो बेटा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने बोला इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बोलूंगा तो कोई पार्टिकल उधर गया तो निगेटिव, मतलब तुम निगेटिव डायरेक्शन में चले गए इनिशियल पोजीशन से, तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। चलो ये करो, क्विज बना रहा हूं। क्विज बना रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या कहोगे? मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज स्पीड के लिए क्या कहोगे? एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या कमेंट करोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब है, एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का 0 होना। अब डिस्प्लेसमेंट 0 दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? एक केस में पार्टिकल रेस्ट पे ही था, मोशन हुआ ही नहीं, तो यहां तो डिस्टेंस भी 0 होगा। यदि पार्टिकल का मोशन ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस भी 0 होगा, तो एवरेज स्पीड भी 0 होगा। हाँ या ना? दूसरे केस में पार्टिकल कंप्लीट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ गया, यहां से चल करके घूम घाम के वापस वहीं आ गया, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो डिस्टेंस यहां नॉन जीरो है, यहां डिस्टेंस जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो एवरेज स्पीड भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस इंटरवल में कुछ चला है तो एवरेज स्पीड भी आएगा, तो मे और मे नोट भी 0। यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे, वो बोल दे कि एक पार्टिकल मोशन में है, तो बताओ यदि उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तब जवाब होगा कैन नेवर बी 0। मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसने कुछ नहीं बोला कि पार्टिकल मोशन में है या नहीं। यदि वो क्लियर कर दे कि नहीं पार्टिकल तो मोशन में है, मतलब चल तो रहा है पार्टिकल, तो ऐसी सिचुएशन में
एवरेज स्पीड जो है फिर पक्का है नॉन जीरो ही आएगा। स्ट्रेट लाइन में यू टर्न कहां से आ गया? लो साहब जी, एक पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, ध्यान से देखना, एक बॉल ली और सीधा ऊपर फेंक दिया, क्या वो घूमेगी? नहीं। क्या वो लाइन पे नहीं चल रही है? आपने ऊपर फेंक दिया, क्या उसका मोशन एक लाइन पर नहीं है? एक बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया तो क्या उसका मोशन एक लाइन पर नहीं है? क्या वो घूम नहीं रही है? क्या उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नहीं होगा? कैसी बातें करते हो तुम लोग। चलो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं, करके लाने हैं। ये एचसीवी का क्वेश्चन है, करके लाना है। ये क्वेश्चन करके लाना है। ये क्वेश्चन करके लाना है। ये एचसीवी का क्वेश्चन है, करके लाना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दिया हूं, कल करके लाना। लीडर बोर्ड देख लो भाई, बहुत बढ़िया। एचसीवी, एचसीवी बुक है एच सी वर्मा, फिजिक्स की बुक आती है एच सी वर्मा, उसके कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूं। ठीक है, ओके, बाय।